करे तो हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिटिसाइज द जजमेंट, नॉट द जज। जज के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जाए तो फिर वो कंटेम्प्ट के दायरे में आ सकता है। तो हमको बिल्कुल जजमेंट बिल्कुल मेरिट और बिल्कुल। डिमेरिट पर चर्चा करनी है कि हम जजमेंट की बात कर रहे हैं, जज की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो जजमेंट पर ही जजमेंट, चर्चा हो। हाँ पहले भी इस तरह का एक जजमेंट आ चुका था, तमिलनाडु का था। उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि द एडवोकेट शुड नॉट यूज इट फॉर एडवांसमेंट ऑफ देयर प्रोफेशन। हम्म। दूसरी बात कि हाँ, ये जो मामला है फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में गया, ये किस तरह से गया इसके आई डोंट नो द फुल फैक्ट्स, क्योंकि मैंने अभी इंटरनेट पर इसको ढूंढा नहीं है, लाइव लॉ पर तो मुझे नहीं मिला। लेकिन इसमें ही वॉज एन आरटी एप्लीकेंट, ये मुझे पता है। हाँ, लाइव लॉ पे आया है क्या? नहीं, आई हैव लाइव नॉट। लॉ पे देखा नहीं है, लेकिन अभी अभी यही आया और यही मैंने, हमारी भी हाँ, जानकारी ये अभी अभी भी यूट्यूब पर यही आया की है। है। और दूसरी बात है कि जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है। दूसरी बात है हम्म। कि वेदर ही वेंट टू द इंफॉर्मेशन कमीशन, वेदर ही वेंट टू द हाई कोर्ट, तो इसमें चूंकि उस अधिवक्ता को भी आमंत्रित नहीं किया गया जो जिसने किया केस, तो आई डोंट नो द फैक्ट्स कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, या उसने अपना जो प्रॉपर चैनल है कि जैसे अप्लीकेशन तो खैर उसने किया था, इतना दिख रहा है उसमें, लेकिन फर्स्ट अपील किया कि नहीं किया, आयोग में गया कि नहीं गया, हाईकोर्ट में गया कि नहीं गया, ये फैक्ट्स हमको पता नहीं है। तो इसलिए इस केस के मेरिट्स पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है कि इन्फॉर्मेशन और वॉल्यूमिनस बहुत सारी चीजें मांग ली थी उसमें। और यदि ऐसा है तो उसमें फिर एक इफिशियंसी और एक बैलेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एप्लीकेशन मांगने के पहले हम अपने आप को पीआईओ की जगह पर रख के देखें। आपको एक महीना टाइम दिया जाए और पूरे 6 घंटे रोज काम करके आपको यदि सूचना एकत्रित करने का कहा जाए, क्या आप वो कर पाओगे? कि वो प्रैक्टिकल या वो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं होना चाहिए कि वो असंभव सा कार्य हो। तो रीजनेबल जो वर्ड यूज किया है, वो रीजनेबल वर्ड उसमें है, और स्पेसिफाई द पर्टिकुलर्स, ये भी जो 6(1) में दिया गया है। ये दो बातें हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, हाँ, मेरा वकीलों के साथ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा कि एक वकील ऐसा था कि 13 महीने तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेता रहा। मैं तो कहता हूँ अच्छा वकील ये होता है जो पहली सुनवाई में केस डिसमिस कराए, अदरवाइज वकील को रखने का फायदा ही क्या है? तो यदि वो तारीख पे तारीख ले रहा है और कंटिन्यूअसली अवॉइड कर रहा है, तो इसकी वजह से ये होता है कि जो सूचना आयोग है वहां पर भी ये जो काले कोट वाले, मैं काले कोट वाले ही कहूंगा, कि जो कि ये एक्ट जो बना है इसमें इस तरह का कोई वो नहीं है प्रावधान। और दूसरी बात यह है कि जो देवेंद्र जी ने कहा कि पहली बात तो वकीलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान या रिस्ट्रिक्शन है भी नहीं। एक तो क्या, मैं सैकड़ों एक्ट दिखा सकता हूँ, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि वकील प्रैक्टिस कर सकता है नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एडवोकेट्स एक्ट में देखना पड़ेगा, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, कि भारत की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने आयुक्तों का नजरिया देखा कि आयुक्त जनरली एडवोकेट हो चाहे ना हो, और किसी भी पार्टी की तरफ से हो, वो उस चीज को ज्यादा वेटेज नहीं देते, वो दोनों पार्टी को, क्योंकि उनको निष्पक्षता भी दिखानी होती है। तो चाहे अप्लीकेंट के या कंप्लेनेंट की तरफ से आ जाए, चाहे वो पीआईओ की तरफ से आ जाए, तो मैंने देखा कि वो बराबरी की ट्रीटमेंट देते हैं। और वो कहीं पे पक्षपात या इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहस करने का सभी का अधिकार होता है। हाईकोर्ट के भी इस तरह के जजमेंट है कि दोनों ही पार्टी को वकील रखने का अधिकार है। तो इसलिए, लेकिन हाँ, वकीलों के आने की वजह से जो बाकी चीजें हो रही है कि जो एडजमेंट पे एडजमेंट, तारीख पे तारीख, कि बाकी कोर्ट की तरह जो सूचना आयोग बनते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी अब एप्लीकेशन जो है वो स्वयं कोई व्यक्ति अपने नाम से लगाए, वो ज्यादा अच्छा है। तो एडवोकेट भी ऐसे मामले में एडवाइस देके, क्योंकि जो ये बात कही गई कि एडवोकेट शुड नॉट, जो था तमिलनाडु में कही गई मद्रास हाईकोर्ट द्वारा, कि एडवोकेट शुड नॉट यूज इट फॉर एडवांसमेंट ऑफ हिज ओन प्रोफेशन, तो ठीक है, वो डिबार नहीं है। लेकिन एडवोकेट होने के बाद भी वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए या प्रोफेशन बढ़ाने के लिए यदि उसको यूज करते हैं, तो उसके बजाय उनको जो सीधे अप्लीकेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर 8(1) आ जाता है, वो अपने नाम से पूछता है, तो स्वयं प्रभावित है, या क्योंकि उसमें फिर 8(1) आता है, ई आता है, फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है। तो जो उसको ये करना चाहिए कि जो अप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दे और स्वयं उस व्यक्ति से ही फाइल करवाए, क्योंकि इसमें जज ने ये भी जानना चाहा कि इसके पीछे कौन है। तो इस तरह का भी उसमें मामला आता है कि जो स्वयं प्रभावित है उससे यदि करवाया जाए, तो ये 8(1) के और 8(1) और ई के जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो चीजें नहीं हो पाते। दूसरा, जो राहुल सिंह साहब ने कहा था, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एप्लीकेशन या भ्रष्टाचार, एप्लीकेशन से भ्रष्टाचार उजागर करना है बहुत स्पेसिफिक, और एक पॉइंट, एक पन्ने की सूचना मांगी जाए, 25,000 हो जाती है पेनल्टी। कहीं पे कोई वो नहीं है ऐसा कि बहुत वॉल्यूमिनस हो या पूरा आप एनालिसिस करे 2 4 6 साल का, क्योंकि उसमें फिर वो 7(9) का उनको वो मिल जाता है। और इस तरह से भी बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उसमें फिर वो
जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यदि बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस माने। ठीक है, कानून में कोई गैप नहीं है, लेकिन कानून में क्या है, एक संशोधन करके कोई अमेंडमेंट कर दे। कुछ लोगों ने किया भी है, 250 वर्ड से ज्यादा नहीं, 500 वर्ड से ज्यादा नहीं, इस तरह के कुछ लोगों ने रेगुलेशन बनाए हैं। तो उस तरह से फिर वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो कहीं पर जो रिजेक्ट करने के जो कारण है, ये बात ठीक है कि 8 या 9 में ही वो आना चाहिए, और 8 या 9 के अलावा वॉल्यूमिनस होने के आधार पर डिनाई तो नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकलिटी का जो एस्पेक्ट है, उस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब बिंदु है जो इस संबंध में ध्यान में रखे जाने चाहिए। और और इसमें कोई मतलब प्रश्न है देवेंद्र जी के या इनके जो कुलदीप सिंह जी के, तो मैं वो जवाब देना चाहूंगा। धन्यवाद। सर, अगर शिवानंद सर, छोटा सा प्रश्न मैं आप सभी की जानकारी के लिए और मैं वीरेंद्र सर से डिस्कस करना चाहूंगा सर। जी शिवानंद सर। जी हाँ जी, हाँ वीरेंद्र जी। सर, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बहुत पहले शेयर किया था, हमने आपको मैंने एक आदेश भेजा था कंज्यूमर फोरम का, कि हम्म, जिसमें कंज्यूमर फोरम में उन्होंने हमें पीआईओ का नाम बताया नहीं था, अपील अधिकारी का नाम बताया नहीं था। हमने अपील लगा दी और 50 रुपये उन्होंने वापस नहीं किया। सर मैं इसमें बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने, अगर आपको याद हो सर, उसका कंज्यूमर फोरम में मैं रिव्यू डालना चाह रहा हूँ। उन्होंने धारा 23 का हवाला देके हमें मना कर दिया है कि नहीं, ये आरटीआई का मैटर है और ये कंज्यूमर फोरम में नहीं सुना जा सकता। इसमें मेरा सर, आपको उसका ब्रीफिंग्स मालूम है? मैंने वो पढ़ा है, वो आपने भेजा था वो ऑर्डर। लेकिन मैं इसमें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो उसको सिग्नेचर के नीचे ब्रैकेट में नाम लिखना चाहिए, ईमेल एड्रेस लिखना चाहिए, मोबाइल नंबर लिखना चाहिए, और जो अपीलीय अधिकारी का नाम पता बताना चाहिए, ये सब चीजें है ना, ये सब केवल सूचना आयोग के या जो सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर्स होते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा उल्लंघन है। दूसरी बात क्या है, रेमेडी ऑलवेज अवेलेबल, सीधा आप लोग विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम से एड्रेस करो, बाय पोस्ट आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है। तो ये कोई इतनी बड़ी डिफिशियंसी नहीं कि इससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए या अपील करने का हक ही मारा गया कि अपील ही नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात, जो सेक्शन 23 की बात उसमें कही है, उसमें बहुत क्लियरली ये बात किया गया है, और मैंने बताया भी था, यदि 1872 का कानून इतना प्रभावी होता तो आरटीआई लाने की वैसे आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसमें फीस नहीं लिखा है, और ये जो लिख रहा है वो जो क्या उस कि कितने टाइम के अंदर देना है सूचना। दूसरी बात ये कि प्री एम्बल यदि देखे तो प्री एम्बल में बहुत क्लियरली लिखा है 1872 के कि रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स। हाँ, एक बात जो इसमें 18 और 19 वाली बात आई थी कि कंप्लेंट केस में आयोग को शपथ पत्र पे बुलाने का अधिकार है, जो उनका देवेंद्र जी का इशू था। तो उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले एक बार राहुल सिंह साहब ने भी कहा था, 18(3) में कहीं पे इन्हें कंप्लेंट के शब्द ही नहीं है। उसका टाइटल है पावर, तो ये पावर दोनों केस में होता है, कंप्लेंट में भी होता है, अपील में भी होता है। दूसरी बात, कंप्लेंट केस में जजमेंट का लिखा ही नहीं है, तो आयोग निर्णय कैसे देता है? तो वो तो 19(8) में ही होता है ना। तो कंप्लेंट का भी 19(8) में होता है, अपील का भी 19(8) में होता है। तो 18-19 को हमको ऐसा नहीं देखना है, समग्रता से देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, शपथ पत्र पे जनरली तब बुलाते हैं जब उनको लगता है कि पीआईओ झूठ बोल रहा है, या फिर बोलता है इन्फॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट, 2F का जब मामला होता है, तब फिर आयोग कई बार शपथ पत्र पे कर देता है, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकर जानबूझ के अपनी नौकरी खतरे में डालना नहीं चाहेगा। शपथ पत्र है तो सीधा वो मामला आईपीसी में चला जाता है, 193 वगैरह में, कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वगैरह। तो इस तरह से वो झूठा शपथ पत्र यदि देता है तो उसमें आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस को माना जाता है, इसलिए शपथ पत्र लेते हैं। रही बात ट्रांसपेरेंसी की, जो अभी ये डिफेमेशन का या वगैरह आपने बात कही, तो वही, जब आयुक्त से और सुप्रीम कोर्ट के जज से आप एक्सपेक्ट करते हो कि ट्रांसपेरेंसी रहे आपकी अदालत में, तो फिर अब जज ने डांट दिया और उसमें किसी का, अच्छा, डिफेमेशन फिर एडवोकेट का हुआ कि जज का हुआ? तो ये तो अपना अपना ओपिनियन है। तो जब पब्लिक उसमें कोई भी चीज जाती है, पीपल कैन क्रिटिसाइज बोथ वे, तो उसको डिफेमेशन या इस तरह से नहीं मानना चाहिए। उस एडवोकेट ने तो नहीं माना, उसने अपना तुरंत, जैसे ही जज ने वार्निंग दिया, क्वेश्चन किया कि कॉस्ट इंपोज कर देगी, उसने अपना केस वापस ले लिया। तो उसे उसका कोई डिफेमेशन हो गया या बहुत बड़ी बदनामी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। जज को भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग, बल्कि जज तो बड़ा मजबूर व्यक्ति होता है, वो तो जवाब भी नहीं दे सकता है कहीं पे, चाहे जो लोग वो बोलते हैं जजमेंट के बारे में। तो उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई डिफेमेशन या इस तरह की, देखो डिफेमेशन है ना, टेक्निकली एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो वो उससे कोई डिफेमेशन या ऐसा बदनामी वाली कोई बात नहीं है। लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, व्हेन वी आर चलिए चलिए saying बीरेन something जी, on public forum। बीरेन जी, हाँ। हाँ बीरेन जी, हमारे बीच में माननीय शैलेश सर भी जुड़ चुके हैं। हाँ, शैलेश ये गांधी तो सर, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। तो विशाल मैं स्टॉप करता विशाल हूँ अभी। बघेल जी भी अधिवक्ता, हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। विशाल जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।
और जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पेटिशंस और PIL लगाई हुई, जैसा कि आपको पता है मेडिकल और नर्सिंग वगैरह घोटाले से संबंधित बहुत सारे प्रकरण उनके चलते रहते हैं। और आपको इसमें भी पिछली PIL की हमने जो बात की थी उन आपके सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर के और वैकेंसीज को लेकर के, उस पर भी उन्होंने अपनी PIL लगाई हुई है। और पिछला जो आदेश हुआ था, अभी एक नोटिस जारी हुई थी MP SIC को, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, तो उस पर भी और सरकार को, तो उस पर भी आप ही की PIL थी जिसकी हमने चर्चा करी थी। तो पहले हम थोड़ा सा वो इसमें आगे चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम वो वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं जो इस समय YouTube में उपलब्ध है। थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर करिए, इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। 4 subsection 1 clause B. Who are you? By profession, my lords, I am an advocate. Now, what is your concern with all this? Why do you want all this information about the municipality? How much you're a busybody? Practice your profession, please. Don't do all this. And you come up to Supreme Court. What is the recruitment made? What is the status and progress of this? And what is the status and progress? How many have retired? How many contractual? Are you an advocate? Then you mind your profession. Connected. Then how much cost we have to impose on this? Nothing. Just in the connected manner. Oh, what is this? 62. How much he wants? Because there is one material What is difference. going to do with all this information? I just point out For in what purpose you want? RTI this is a classic case of misuse of the RTI Act. this information they are in any case supposed to disclose. For As per- what purpose you want all this? You are an advocate. You practice your profession. How are you concerned with the recruitment made to the municipality? May I point out in item 62, I sought for inspection. Why are you concerned? You have no cases to argue in courts. Because may I just Then- point out the connected matter, which is item Okay, see, this is how an enactment comes. Open governance, RTI, it's for a particular purpose. How many appointments are made? How many recruitments are made? How many contract engagements are made? What is your annual budget in the last 3 fiscal years? What is this petition? What is that petition? For what purpose you want all this? just How many persons retired because I'm not or employed? What is all this nonsense? pressing my laws item 11 on item, Yes. Otherwise, if you press, it will impose cost. and item 60. Learned counsel for the petitioner submitted that he is not pressing this SLP. My laws item 60, Submission is placed on record. SLP is dismissed as not pressed. 62, there is a material difference, my lord. What is 62? Where is 62? Where is that file, please? In 62, you kindly have, my lords. See, this is how everything is misused in this country. Item 62, I had only sought for inspection, not for any information, my lords. What inspection you want to do? I sought 2 possible dates with time for making inspection under For what purpose? the information was not found on their website. If I may just read, my lords. Are you concerned? You practice your profession, sir. You concentrate on advocacy, get justice for your parties. Why do you want information from a municipality? Could Look have at this. justified the denial. What is brother? My lords, those factors might not be applicable for. You are set up by somebody. If my lords may kindly see page 2, I am only asking for inspection, my lords. Nothing. Kindly provide 2. When that goes, this also goes. My lords, there is a Cost, tell us cost. If you are pressing this cost, pass the same order, my lords. same order. Grateful, So it's high time all this is put to an end. grateful, my lords. You have been set up by somebody. You are not trying to get justice for your clients, practicing your profession. You are causing all this disturbance to public bodies. Yes. See, being an advocate means responsibility in the society and in the profession. You should not do all this. Being an advocate should not do all this, should never give an affidavit, should never be a guarantor. There are certain things which the profession of advocacy requires. He is not the same an ordinary person. An advocate is an officer of the court. He should conduct himself in a particular way, not do all these things. Be set up by people and ask for a RTI application, information, inspection. Please ask him to concentrate on his profession.
He can do legal aid work if he is free. Yes. This is when it comes up to Supreme Court. तो जैसे क्लास में हमारी टीचर होती थी, वो हमें बहुत डांटती थी बहुत सारी बातों को लेकर के। तो यहाँ पे जज महोदया ने, जस्टिस महोदया ने जो भी बोलिए मानी, उन्होंने काफी डांटा है वकील साहब को कुछ मुद्दों को लेकर शिवानंद के। जी, एक बहुत होल्ड शिवानंद जी, होल्ड करिए पहले, मैं हम्म। बात कर। और एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बीच में कही है, दिस इज द क्लासिक मिसयूज ऑफ आरटीआई। मतलब ये आपका, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बात कही है। और बाकी कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होने चाहिए वकीलों के और क्या करना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी है, उन्होंने बहुत सारा बताया है। बहुत अच्छी बात है, हम उनको सलाम करते हैं इसके लिए। और उन्होंने जो कहा है वो उचित ही कहा होगा, उस पर क्या कहा जा सकता है। पर अब यहाँ पे जो मुद्दा आया हुआ है कि वकील साहब को क्या करना चाहिए था, क्या उनको आरटीआई लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या भविष्य में बंद कर देना चाहिए, और उनका क्या उनके क्या राइट्स हैं। मतलब वो भी देश के नागरिक हैं, इस मतलब ठीक है, वकील तो ही हैं, वकील के उनके जो भी अ, उनके दायित्व हैं, उसके अलावा भी वो देश के नागरिक हैं। यदि कोई गड़बड़ी कहीं मिली, कोई जानकारी म्यूनिसिपैलिटी से या जहाँ से भी वो लोग, नगर परिषद, नगर निगम, जहाँ से भी उन्होंने चाही थी, हमें लगता है कि जस्टिस महोदया को शायद सेक्शन 4 का उन्होंने यदि थोड़ा सा स्ट्रेस दे देती, हालांकि उसमें पहले ही बात आई थी सेक्शन 4 की, और यदि वो स्ट्रेस देती थोड़ा सा और दिया होगा, निश्चित तौर पर उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि वो ध्यान देती तो ज़्यादातर जानकारी जो उन्होंने चाहिए थी, हमें लगता है कि सेक्शन 4 में ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल रहती है बहुत सारी जानकारी। ये होनी चाहिए। 4(1)B के 17 पॉइंट्स मैनुअल हैं, जो बहुत सारी बातें हैं उसमें 17 बिंदुओं में, और ज़्यादातर ये जानकारियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस, मतलब ये सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो पहले तो हम विशाल जी हैं हमारे बीच में, तो पिछली बार भी वो आने वाले थे पर समय चूंकि नहीं दे पाए थे, तो आए हैं। तो विशाल जी, आपका स्वागत है। और अब आप बैलेंस तरीके से इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले माफी चाहता हूँ। इससे पहले वाली जो बैठक प्रस्तावित थी उसमें यात्रा पर होने की वजह से